बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर अब्दुल हफीज़ खान। आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर नज़ीर साहब, जो कि फ़िज़िशियन हैं, हमारे अलीपुर के मशहूर डॉक्टर हैं। और इनका जो एक्सपीरियंस है पिछले 20 साल से, वो डायबिटीज़ को, ब्लड प्रेशर को और जो मेडिसिन से रिलेटेड डिजीज़ हैं उनको इलाज कर रहे हैं। और उनके साथ साथ इनका जो मेन वो माटो है वो ये है कि मोटापा को कम किया जाए। इन्होंने काफ़ी सेमिनार भी किए हैं कि इसके ऊपर मोटापा जो है वो बढ़ता जा रहा है आजकल के हिसाब से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी यही है कि हम मोटापे को कैसे कंट्रोल करें और जो मोटापे के साथ रिलेटेड डिजीज़ हैं उनको हम कैसे कम कर सकते हैं। आज मैं वेलकम करता हूं डॉक्टर नज़ीर साहब को, हमारे चैनल पे आए हैं। और हमारा जो मेन माटो है, हमारा नारा भी यही है कि मोटापा कम करो, शुगर को ख़त्म करो। तो आज का हमारा जो पहला मेरा सवाल है वो ये है कि सर, हम आपको वेलकम करते हैं। और इसमें जो आजकल चीज़ें हैं, वबा की तरह जो है मोटापा फैल चुका है, तो इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं और इसको हम कैसे कंट्रोल करें? कोई इसके बारे में ख़ास चीज़ें बताएं, हमें आवाम को भी बतानी है। शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ साहब, आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे इस मौजू पर बात करने के लिए दावत दी। असल में एक मशहूर बात है कि लॉन्गर द बेल्ट शॉर्टर द लाइफ। लॉन्गर द बेल्ट शॉर्टर द लाइफ, यानी जितना बेल्ट ज़्यादा बड़ा होगा, जितना मोटापा, जितना वेस्ट सरकमफ्रेंस ज़्यादा होगा, उतना ही बंदे की ज़िंदगी कम होगी। गुड, ये बड़ा है। इससे मोटापा कई बीमारियों की माँ है, इससे बीमारियां जन्म लेती हैं। जिस्म का कोई आर्गन ऐसा नहीं जो मोटापे से मुतासर ना होता हो। जोड़ों की बीमारियां, ऑस्टियोआर्थराइटिस, दिल की बीमारियां, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, मतलब जो बुनियादी जड़ है बीमारियां, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और पेकविकियन सिंड्रोम। इतना मोटापा हो जाता है बंदा सांस भी नहीं ले सकता, सांस की नालियां तंग हो जाती हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सो भी नहीं सकता। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं उसको। इतनी सारी बीमारियों की माँ है मोटापा। बिल्कुल सही। इसलिए मोटापे को एड्रेस करना आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है। मोटापे को यानी इसको यहीं पे रोकना चाहिए। रोकना क्या, इसको रिवर्स करना चाहिए, बल्कि उससे बचने की तदबीर करनी चाहिए। जो मोटे नहीं हैं वो कोशिश करें कि मोटे ना हों। मेरा दूसरा सवाल है कि आजकल जो मोटापा इस तरह का है, इसकी जो वजूहात हैं, बेसिक वजूहात, वो क्या है? हाँ, बुनियादी वजह इसकी, क्योंकि हम जितना खाना खाते हैं उतना फिर खर्च भी होना चाहिए। जितना हम खाना खाते हैं उसको खर्च होना चाहिए। तवाज़ुन नहीं है। हम खाना खाते ज़्यादा हैं, उसका खर्च कम करते हैं, यानी सुस्त तर्ज ज़िंदगी, जिसको सीडेंटरी लाइफस्टाइल कहते हैं। सही। चलना फिरना हमारा कम हो गया। हम थोड़ी दूर तक भी जाएं तो मोटर बाइक पे इतनी सवारियां आम हो गई हैं। मतलब हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया। और खाने की मिकदार का ज़्यादा खाना, और खाने की मिकदार में घी, तेल और कार्बोहाइड्रेट्स का ज़्यादा होना। कार्बोहाइड्रेट से बचना चाहिए। ये बुनियादी वजूहात हैं। यानी इसमें सबसे पहले तो ये है कि आप जो खा रहे हैं, कैलोरी इंटेक और कैलोरी एक्सपेंडिचर में इम्बैलेंस है। यानी जो हमारी एक्सपेंडिचर कम है और इंटेक ज़्यादा है। यानी हमारी जो ग़िज़ा है वो कहते हैं कि जी, अगर आप ग़िज़ा को देख के खाते हैं, जैसे सुन्नत भी है, सुन्नत पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी, आप अगर कोई चीज़ खा रहे हैं या पी रहे हैं तो उसको देख के पिएँ, खाएँ। यानी हमारा जो अब स्टाइल है लेटेस्ट, वो ये है कि आप एक चीज़ खा रहे हैं उसकी कैलोरी का पता हो। ये फ्रूट है, ये सालन है, ये रोटी है, ये क्या है, इसकी क्या क्या कैलोरीज है। हर गूगल पे आम चीज़ें हैं। तो इसका मेरे ख्याल में बेहतर है तरीका कि हम एक, मतलब प्लेट में हमारी चीज़ें पड़ी हैं, तो अब ऐप भी आ गई हैं कि आप उनकी पिक्चर सोच के खाएं कि ये खाऊंगा तो इससे मेरी बिल्कुल प्रोटीन पूरी होगी, इससे फैट पूरी होगी, इससे कार्बोहाइड्रेट तक इम्बैलेंस ना हो जाए, तो एक चीज़ ज़्यादा ना हो जाए। सही। और जितना मुझे ज़रूरत है, जितना मैं काम करता हूँ, उस हिसाब से मैं खाऊँ। बिल्कुल सही है। एक और चीज़ भी है कि हम जो रोटी खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को हमने कम करना है। तो रोटी जो है, जो हमारा देसी आटा है, मीन उसका जो चक्की से पीसा हुआ होता है, वो आटा वो प्योर होता है, उसमें मिलावट भी नहीं होती, और वो उसके अंदर मैदा और चीज़ें निकली हुई नहीं होती। जो बाज़ार में आटा मिलता है उसमें से सारी चीज़ें निकल जाती हैं। वो निशास्ता ज़्यादा रिफाइंड आटा होता है, वो इसको वाइट आटा इसको कहते हैं। जो हमारे वाला ग्रीन वाला आटा है वो मोटापा ज़्यादा, उसमें फाइबर भी होता है, जो जिसके अंदर छान भी शामिल होता है। इसी तरह अगर रोटी और चावल को कंपेयर करें तो रोटी और चावल में जो वाइट चावल है, अब तो ब्लैक चावल भी आ गए हैं और ब्राउन चावल भी आ गए हैं। हाँ, वाइट चावल मोटापा ज़्यादा करता है। वाइट चावल ज़्यादा मोटापा करता है, फाइबर कम है, अब्जॉर्ब भी जल्दी हो जाता है। और हमारे शुगर वालों की शुगर भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है उसका। तो अगर हम एक चीज़ हम खा रहे हैं उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी उसकी जो शुगर कंटेंट है वो ज़्यादा है,
तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि आपका जो ही मैदे में जाएगा ऊपर से लबलबा जो है वो इंसुलिन ज़्यादा फौरन खारिज इंसुलिन करेगा, फौरन फौरन निकलेगा। फौरन निकलेगा। और ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजने के लिए सिर्फ एक यही हार्मोन है, इंसुलिन यानी जो है, शुगर को कम करने वाला सिर्फ इंसुलिन है। और शुगर इंसुलिन बढ़ाने वाले बहुत सारे हैं, बढ़ाने वाले बहुत कार्टिसोल है, ग्रोथ हार्मोन है, इनको काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स कहते हैं। सही, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन है, ये सारे शुगर को बढ़ाते हैं। शुगर को बढ़ाते हैं, लेकिन कंट्रोल करने वाला इंसुलिन अकेला है, एक है, एक वो इंसुलिन। एग्जॉस्ट हो जाता है, थक जाता है बना बना के, तो इसलिए शुगर की रेशो अब बढ़ गई है। वो भी आप जैसे हमने पहले सुना था कि भी अगर ऐसी चीज़ें खाएंगे जो इंसुलिन जिनमें शुगर ज़्यादा होगी तो वो इंसुलिन जो है वो ज़्यादा खर्च होगी, तो उससे अगर इंसुलिन हमारी बॉडी में ज़्यादा आ जाए तो उसके भी इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, वो फिर वो मोटापा हो जाता है। इस तरह मोटापा फिर बढ़ जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मोटापे के साथ होती है। मोटापे के साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए एक तो कार्बोहाइड्रेट्स का कम इस्तेमाल किया जाए, ख़ास तौर पे मोनोसैकेराइड का, जो फ़ौरन अब्जॉर्ब हो जाते हैं, शुगर लेवल को बढ़ाते हैं, सही। मीठी चीज़ों का। दूसरा, वॉक करने से भी इसका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है। वॉक जो है बहुत ज़रूरी है, वज़न बिल्कुल कम सही। करने से कम होती है। और कुछ दवाइयाँ हैं जैसे एसी इनहिबिटर, वो भी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती हैं। और मेटफॉर्मिन है, तो ये मेटफॉर्मिन ऐसी दवाई है कि ये हम जिनको शुगर नहीं है उनको भी दे सकते हैं। जैसे दे सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में हम देते हैं, देते उनको हैं। शुगर नहीं होती। ओवुलेशन तो के लिए भी देते हैं कि जिनको ओवुलेशन का प्रॉब्लम हो रहा है हाँ, फीमेल तो में। शुगर वालों के लिए ये कितनी अहम होगी। इसलिए जिसको शुगर हो गई, अब वो ये ना समझे कि मैं इसको बस वॉक करके और खाने की मिकदार कम करके इसको कंट्रोल कर लूँगा, दवाई की ज़रूरत नहीं। चाहे ये दोनों चीज़ें कर रहा है, फिर भी उसके लिए मेटफॉर्मिन ज़रूरी है। सही अगर है। मेटफॉर्मिन वो खा रहा है तो इंसुलिन के बेशक फ़र्ज करें 10 यूनिट से भी उसकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। वरना अगर मेटफॉर्मिन नहीं ले रहा होगा तो उसको 20 यूनिट इंसुलिन चाहिए होंगे। बिल्कुल फिर सही है। पैंक्रियाज पे ज़्यादा बर्डन पड़ेगा, पैंक्रियाज की बीटा सेल की एग्जॉस्शन होगी और बीटा सेल की लाइफ कम हो जाएगी। बिल्कुल सही है। यानी इसलिए हमने अपने जो हमारा लबलबा है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं उसकी लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए उसको ज़रूरी है। ज़रूरी है कि हाँ जी, वो क्योंकि उसको भी हमने प्रोटेक्ट करना है ताकि आगे हमारा काम है। तो इसके साथ कुछ लोग ये कहते हैं कि जी हमने बस हम डाइटिंग शुरू कर दी और स्ट्रिक्ट डाइटिंग कर देते हैं और उसमें बिल्कुल भी खाना बने बंद कर दिया, तो ये तरीका सही है? नहीं, ये तो ठीक नहीं है बिल्कुल बंद कर देना। उससे हाइपोग्लाइसीमिया का इम्कान बढ़ जाता है, हाइपोटेंशन का, चक्कर आते हैं, मरीज़ कहीं गिर भी जाता है। सही ऐसे है। मैंने देखे हैं, एक डॉक्टर साहिबा थी, वो अपनी शुगर को, एक दफ़ा शुगर की रीडिंग उसकी ज़्यादा आ गई, उसको रिवर्स करने की कोशिश की, इतनी ज़्यादा डाइटिंग शुरू कर दी कि बेचारी वो सिंकपी हो गई, वो गिर गई। सही, इनको भी होगी। सही। तो इतना अब हैवी जी फास्टिंग हाँ, नहीं करनी, बल्कि जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग और मेटाबॉलिक स्विचिंग का एक जो कंसेप्ट है वो कि वाला। कम से कम यानी 6 घंटे 8 घंटे कार्बोहाइड्रेट इंटेक से परहेज़ किया है। पानी बेशक पीते रहें, तो उससे भी मेटाबॉलिक स्विचिंग हो जाती है। जो पहले कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर रही होती है बॉडी, फिर उससे स्विच होके वो फैट को बर्न करना शुरू करती है, सही। फिर ऐसे भी वेट कम होता है। यानी ये बड़ा इंटरमिटेंट कंसेप्ट है, फास्टिंग है, उसको मेटाबॉलिक स्विचिंग भी कहते हैं। स्विचिंग भी कहते हैं। और इसका अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा निज़ाम बना दिया है, जो हमारा जो रात है, अगर हम जल्दी सोएं और जल्दी उठें, और उसमें हमारा जो मेन माटो है वो ये होना चाहिए कि इसका मतलब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि यानी अगर आप शाम को 7 बजे खा लेते हैं और सुबह जो है आप 10 बजे खाते हैं, तकरीबन वो 14 से 16 घंटे का जो गैप आ जाएगा। रात को 7 बजे के बाद कुछ ना खाएं और सुबह जो है वो 10 बजे के तक, ये मेरे ख्याल 14 घंटे बनेंगे जी। इसी दौरान। यानी अगर आप शुरू में 14 घंटे भी फास्टिंग कर लेते हैं तो मोर देन इनफ, और दैट इज द बेस्ट थिंग। क्योंकि अगर आप दिन रात में का खाना कम खाया जाए, कम क्योंकि खाया बंदा जाए, सो रहा होता है, कोई कंजम्पशन हो नहीं रही होती, कंजम्पशन नहीं होती, इसलिए उसमें भी रात को ज़्यादा खाएं तो मोटापे का ज़्यादा इम्कान होता है। बिल्कुल। और एक आपने बात की कि कार्टिसोल जो है ये हमारा वो शुगर को बढ़ाता है। तो जो लोग रात को देर से सोते हैं, देर से मतलब वो खाना खाते हैं, देर से जागते रहते हैं रात को, उनका जो कार्टिसोल लेवल है वो ज़्यादा खारिज होता है। 11 बजे के बाद उसकी परसेंटेज बढ़ना शुरू हो जाती है, जो कि फिर वेट गेन करते हैं। और भी जो ये लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं, अब तो एक अलग सेगमेंट बन गया, लाइफस्टाइल मेडिसन, लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ की पूरी बुक्स भी आ गई हैं। सही सही। बंदे के जागने सोने का जो साइकिल है वो अगर डिस्टर्ब हो, रात के अगर 12 बजे से ज़्यादा बंदा जागे तो फिर उसका
सर्केडियन रिदम डायर्नल नहीं, मैं वेरिएशन वही जो बता है रहा हूँ, वो उसको ख़राब हो जाता है। बिल्कुल ख़राब हो जाता है। बल्कि इंसान के हर सेल के अंदर सर्केडियन रिदम है कि सही। उसने रात के 12 बजे उसने ये वाले हार्मोन रिलीज़ करने हैं और ये वाले नहीं करने। हर चीज़ को अल्लाह ताला ने बड़ा और सुभान उसका अल्लाह, ये तो सर्केडियन बड़ी रिदम बनाया हुआ है। बिल्कुल कमाल की बात इसलिए आपने बता रात दी। को सोना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, दिन में जागना चाहिए, जागना चाहिए। और जैसे वरना उसका मेलाटोनिन वगैरह की कमी हो जाती है, रात को बंदा जागता रहे बिल्कुल। तो। और जो लोग रात को ज़्यादा जागते हैं उनको एक तो चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है, और उनके जो मेटाबॉलिक चीज़ें हैं वो सारी डिस्टर्ब होती हैं, जिससे वो खाते भी रहते हैं रात को, जब जब जाग रहे हैं तो भूख लगेगी, क्रेविंग शुरू हो हाँ, जाएगी। साइकेट्रिक इलनेस, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, ये बढ़ जाते हैं जिन लोगों सारे को नींद नहीं आती या जो रात को नाइट शिफ्ट पे काम करते हैं। बिल्कुल। इसलिए तो कुछ ममालिक में रात के टाइम ड्यूटी करने वालों को ज़्यादा तनख्वाह देते हैं, अच्छा, क्योंकि उनका जो काम, क्योंकि वो हमारे रात को अपनी नींद कुर्बान करते हैं, इसलिए उनको फिर मुख्तलिफ डिजीज़ भी हो जाती हैं, डिप्रेशन हो जाती है। अब तो रिकमेंडेशन ये है कि नाइट स्लीप 6 से 8 घंटे ज़रूरी है सेहत 6 से 8, बिल्कुल बिल्कुल। 6 से अच्छा, 8 घंटे और ज़रूरी है और अनइंटरप्टेड। ये नहीं कि अनइंटरप्टेड। बंदा उठ के वॉशरूम जा रहा है, यूरिन के लिए उठा हुआ है, तो ये ज़रूरी ज़बरदस्त। है। यानी इसका नींद भी मतलब सेहत हाँ, के लिए वो ज़रूरी कहते है। हैं कि जब सोना है तो फिर सोना है, उसमें यानी कोई डिस्टर्ब ना हो, मतलब वो सोना सोना है, सोना है तो गोल्ड सोना है। हाँ, गोल्ड कीमती इज चीज़ है गोल्ड। नींद। ये बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। यानी इसमें वज़न कम करने के लिए नींद का क्या रोल है? इसमें नींद वही है का कि अपना, मतलब उसमें अगर आप सोएंगे अच्छे तो सोएंगे आपके तो खुश होंगे, अगले दिन हैप्पी होंगे, वॉक करें, दौड़ें, भागें। बल्कि एक जगह मैं फिजियोलॉजी की बुक में पढ़ रहा था कि एक हार्मोन है, वो उसका कोई नाम भी लिखा हुआ था, एसिन है या एक्टिवेन है, ऐसे कोई नाम है, कि ये रिलीज़ होता है जब बंदा एक ख़ास लेवल तक एक्सरसाइज कर लेता है, उससे बंदे की हैप्पीनेस फील करती है, हाँ जी, बिल्कुल वेल बीइंग करता है, अपने आप को लाइट फील करता है जब वज़न कम होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि वाक से आपके बेशक जो वज़न कम ना हो वाक से, फिर भी उसके गुड बड़े हार्मोन जो होते हैं वो बड़े गुड इफेक्ट्स हार्मोन, हैं। गुड हार्मोन, एक गुड बैड हार्मोन है, गुड हार्मोन है। गुड हार्मोन गुड हार्मोन आते हैं जिससे आपकी एक तो लाइफ में सुकून आ जाता है, आपके जो स्टमक के प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाते हैं, आपके इंटेस्टाइन के हर चीज़ में मूवमेंट आ जाती मूवमेंट आ है, जाती है। हरकत आती है, कॉन्स्टिपेशन ठीक होती है, यानी अब मसल हमारा की जो आज स्ट्रेंथ का ठीक जो उसमें से एक तो आपने डाइट का बताया कि आपने अगर डाइट देख के खाना है, देख से खाने की मुराद ये है, देखने के साथ आपको जो चीज़ आप खा रहे हैं उसकी कैलोरीज का पता हो, आपको कैलोरीज कितना है इसमें, और खाने दूसरा की बात मिकदार का पता होना चाहिए, अपना अलहदा रख के खाएं। ये नहीं है कि एक ही पॉट में काफ़ी सारी रोटियां रखी हुई हैं और आपने खाना शुरू कर दिया, पता नहीं बिल्कुल कितना खा गए हैं। इसलिए अपनी रोटी चपाती अलहदा रख के उसको खाएं, पता हो कि मैं इतना खा रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक सेमिनार अटेंड किया था, मैं उसमें आपकी बात बता रहा हूँ कि वो इंडियन के एक ग्रुप था, उसके साथ था, वो इंडियन डॉक्टर था, उसने डायबिटीज़ के ऊपर एक हमारा ट्रेनिंग की थी, मैंने एक डायबिटीज़ का जो डिप्लोमा किया था इंडिया से, तो उसमें ये था कि अगर आप ग्रुप में खाना खाते हैं, यानी आप दोस्त मिलके खाना खाते हैं, और आप कंपेयर करें कि आप घर में खाना खा रहे हैं, घर में आप अकेले खा रहे हैं, या आप टीवी देख रहे हैं तो खा रहे हैं, या ग्रुप में खा रहे हैं। अगर ग्रुप में खाना खाते हैं तो आपका खाना कभी नहीं कंट्रोल होगा, आप ज़्यादा खाएंगे। अगर आप टीवी देख रहे हैं साथ में और आप खाना खा रहे हैं तो आपको वो भी यही है कि आपने टीवी, यानी आप जब खाना खाएं तो आप खाना खाएं, खाने अपनी तवज्जो खाने के खाने की तरफ हो, उसके कंटेंट पे हो और उसकी मिकदार पे हो कि कितनी मुझे ज़रूरत है, बिल्कुल उसकी क्वालिटी पे हो कि क्या कि इस चीज़ से मैं क्या क्या गेन कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमारे एक खास प्रोफेसर तौर पे जो ओबीज पर्सन है उनके लिए ज़्यादा हाँ जी, ज़रूरी है। डायबिटीज़ के एक मशहूर डॉक्टर थे समद शेरा साहब, कराची के, हाँ, फौत हो गए। फौत हो गए। अब उनका ये था कि मैंने उनको देखा था, वो 95 ईयर का एज में, और वो बिल्कुल सिंगल पसली, और ऐसे भाग रहे थे जैसे 16 साल का हो। और वो कहते थे कि अगर आप खाना खा रहे हैं, और जैसे आप खाना खा रहे हैं धड़ाधम बेक के, और अगर आपने इसको ना रोका तो ओल्ड एज में इसी तरह आपको दवाइयाँ खानी पड़ेगी। और हम देख रहे हैं कि शुगर की अलग एक दवाई नहीं, कई की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, मल्टीपल पॉली फार्मेसी शुरू हो पोली गई। फार्मेसी, इतनी दवाइयाँ, फिर जोड़ों के दर्दों की दवाइयाँ, शुगर की दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ, बस सारी खुदा न प्रॉब्लम खास्ता हार्ट अटैक हो जाए तो उसकी दवाइयाँ। फिर हर वक्त बंदा दवाइयों का एक गट्ठर साथ रखेगा, वो बस खाता रहे। बिल्कुल। मैं अल्ट्रासाउंड जितनी करता बंदा हूँ, कमाता है तो उससे फिर जब पेंशन मिलती है तो वो फिर अपने ऊपर लगाता है। बिल्कुल, यानी अपनी वही पैसे जो है अपने ऊपर लगाने हैं, जो आप कह रहे हैं कि कमाए हुए हैं, वो फिर आखिरी उम्र में आपको खुद ही लगाना सारा वो पड़ेगा। देखें, एक तो ये चीज़ें मोटापा ऐसे तो नहीं होता, चीज़ें पैसे से मिलती हैं। इनको खाने पे पैसा, फिर पैसे हैं, उनको
बाद में उससे जो बीमारियां पैदा होती हैं उनके इलाज पे फिर पैसा लगे। तो मुझे एक चीज़ याद आ गई कि वो जो आपने मुझे एक दफ़ा बताया था कि जब आप सेमिनार पे गए थे तुर्की, वहाँ पे उन्होंने 2 पिक्चर दिखाई। पहले वाले जो आप बता रहे थे कि जी जो उनकी जो पहले क्वीन होती थी, पुराने दौर में जो खूबसूरती का इसका मेयार समझा जाता था कि क्वीन है, ये मलका है, वो कार्टून्स में भी वो मोटी दिखाते थे, जिसका ये सुप्रा क्लेविकुलर फैट भी यहाँ पे होती सारी यहाँ पे चर्बी इस तरह की। और अब जो लेटेस्ट उन्होंने अब वाली जो क्वीन दिखाई बिल्कुल स्लिम स्मार्ट विदाउट एनी टमी। इसी तरह उन्होंने एक और फिल्म का सीन सुल्तान रही और अंजुमन की जो पुरानी फिल्में होती थी, उस टाइम हीरोइन ऐसी होती थी बिल्कुल। अब वो उस मेयार समझा जाता था। अब लोगों में शऊर आ गया है मेरा ख्याल में। इसका मतलब ये है ओबेसिटी को कंट्रोल कर रहे हैं। अब वो मोटापे को लोग पसंद नहीं करते, यानी वो आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है वो इस तरह स्मार्टनेस है, सिंगल पसली ओबीस एक्ट्रेस को कोई नहीं अब लेता। हाँ, ओबीस एक्ट्रेस को जो है वो कोई नहीं देखता। और ओबीस का जो एक सिंपल फार्मूला ये है कि अगर आप खड़े होके, अगर आप ऐसे खड़े हैं, अगर आप के अंगूठे, आपके पाँव के अंगूठे नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपको फैट नहीं है पेट पे। अगर अंगूठे नज़र नहीं आ रहे तो इसका मतलब फैट आ गया। और मैंने एक कैंप किया था, खड़े भी बिल्कुल सीधे हुए, सीधे हाँ झुके नहीं। मैंने एक कैंप किया है पिछले दिन, तो उसमें हमारे जो वेट मशीन थी वो लेट आई है। हमने पहले वेस्ट चेक किए और मैंने उसके ऊपर सारी जो लिस्ट बनी हुई थी उस पर टिक किया, ये ओवर वेट अंडर वेट, यानी जो 35 से मिनिमम 35 से 38 आपने बाद में निकाला, लेकिन मैंने मेरे कमेंट्स में पहले लिख दिया कि ये ओवर वेट है, ये अंडर वेट है। और जो वेस्ट के ऊपर हमने किया कि इनकी जो 36-38 के दरमियान आती है फीमेल में, तो वो ओवर वेट है। मेल में 38 से BMI पैरामीटर के हिसाब से बिल्कुल सारे और डिस्टर्ब थे, वेट भी ज़्यादा और उनमें से कुछ का शुगर भी निकला है, उनको पहले पता नहीं था। तो ये बड़ा अहम चीज़ है कि आप अपना रिस्क फैक्टर है। आप यहाँ पे ओबेस, यहाँ पे नाफ के ऊपर कहाँ पे वेस्ट सरकमफ्रेंस आप खुद भी निकाल सकते हैं, इंची टेप लेके। आप बेशक आपके पास वेट मशीन नहीं है, आप घर में अपने आप को फिट कर सकते हैं। वेट मशीन है तो अगर वेट रिडक्शन चाह रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, तो वेट मशीन पे हर हफ्ते अपना वज़न चेक करें। रोज़ाना चेक करने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ाना तो गर्मियों में पसीने की वजह से कम ज़्यादा होता रहता है, खाने पीने की वजह से भी कम ज़्यादा होता रहता है, तो इसलिए वजन हफ्ते के बाद हफ्ते बाद करना चाहिए। इतना अच्छा, रिडक्शन भी मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप हमारे तशरीफ़ लाए हमारे शेड्यूल में। अभी मुझे ये बताएं कि 3 ऐसी चीज़ें बता दें जिससे एक बंदा जो है ना वो इस्तेमाल शुरू कर दे और ऐसा वज़न भी कम होना शुरू हो जाए। कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एक्सरसाइज आ गया, डाइट कंट्रोल आ गया, डाइट में फिर वो बैलेंस रखे ना कि कार्बोहाइड्रेट्स को मिनिमाइज कर दे, और प्रॉपर स्लीप भी, एक्सरसाइज, डाइट और स्लीप, ये 3 चीज़ें जो है। पानी ज़्यादा पीना है, और ये चीज़ें आपने अगर कर ली तो इंशाल्लाह आपका वजन कम से कम आधा घंटा तो रोजाना वॉक करें। हाँ जी, आधा घंटा से 1 घंटा जो है वो वॉक करेंगे तो आपका वजन जो है बेहतर हो जाएगा, स्लिम स्मार्ट हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगी। आपके बच्चे भी खुश होंगे, आपका मूड ठीक होगा। क्योंकि आपका अगर मूड, हमारे एक डॉक्टर साहब थे, वो जब भी घर जाते तो आप बच्चों से लड़ पड़ते। हमने उनको बताते गए, नज़ीर साहब ने उनको गाइड किया, उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया। इतना बड़ा पेट था, अब वो पेट भी स्मार्ट हो गया उनके, क्योंकि अच्छे हार्मोन आ गए। अब उनकी जो मिसेस कहती हैं कि आपने पहले क्यों नहीं इलाज किया, क्योंकि अब उनके अंदर खुशहाली आ गई थी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।